मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 ईट, मनके और अस्थियां। इसका सेकेंड पार्ट के बारे में बात। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में, पहले पार्ट में तो हमने समझा था नॉर्मल चीज़, ठीक है, कि हड़प्पा में ये था, मोहनजोदड़ो में इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था। अब बात यहाँ पे करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, और ये टोटली जो डिपेंड करता है आपके एनसीईआरटी पे डिपेंड करता है, आपके वहाँ के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसको उठाया गया है। और इसके अलावा जो भी उसके कंटेंट वगैरह हैं उस चीज़ को लिखा गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कई सारी चीज़ों का उपयोग भी करता हूँ, जैसे गूगल का हो गया, इसके अलावा एनसीईआरटी का हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जो काफ़ी बेहतरीन पढ़ा रखे हैं, उनके भी कुछ कॉन्सेप्टों का भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उन सभी का यूज़ करके मैं इस वीडियो को बनाता हूँ ताकि जो आपका जो स्टडी हो ना और बेहतर, क्योंकि एक तो हमारे देश में क्या है, अच्छाइयाँ जुड़ी हैं। आप ये समझ सकते हो संविधान भी बनाया गया है तो संविधान भी दूसरों की अच्छाइयों को लेकर बनाया गया। तो इसी हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी आपके पास गैदर करके मैं इसमें डालता हूँ ताकि आपको कोई भी एक भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेते हो तो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात करें तो क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहले समझ में आता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या हुआ? नगरीय सभ्यता का मतलब हुआ कि जैसे एक शहर डेवलप होता है एक मैप के थ्रू कि यहाँ पे ये चीज़ होगा, यहाँ पे ये चीज़ होगा। अगर आप देखो कहीं पे भी प्लॉट कट रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, नक्शा डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे सड़कें होंगी, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, ये चीज़ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से किया जाता है। ऐसे ही उस टाइम पे जो शहर डेवलप किया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी, हर एक प्रकार से लग रही थी कि ये जो है नगरीय सभ्यता थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ये देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अगर सपोज आप जिस भी कॉलोनी में रहते होंगे, अगर इसको जूम आउट करके ऊपर ले जाएंगे, सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो कुछ इस टाइप के ही दिखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता भी कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नगरीय सभ्यता। कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का मतलब ये है कि जो इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ था, ये एक प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकता होगा कि इस हिसाब से हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें बनाई गई है उस हिसाब से, उस टाइम के अकॉर्डिंग सब मेंटेन अच्छे तरीके से बनाई गई है। आज देखो चल रहा है 2021 और जो बात हो रही है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, यानी कि 5-6 हज़ार वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आप ये समझो 5-6 हज़ार वर्ष इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी थी, इस प्रकार की थी कि ईंटों का प्रयोग हो रहा था घर बनाने के लिए। तो हम एक समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी ही अच्छी सभ्यता थी। दैट्स वाई हम 12th क्लास में पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को, ठीक है। अच्छा, दूसरे के बारे में बात करते हैं, नालों का निर्माण। वहाँ पे जो नाले थे एक दूसरे को किस हिसाब से काटते थे, मतलब एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। समकोण का मतलब समझते हो, जहाँ पे ये मतलब एक तरीके से ये ग्रिड पद्धति के हिसाब से बनाई गई थी, जहाँ पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, समकोण पे काटते थे। और नालों के जस्ट बगल, सड़कों के जस्ट बगल में नालों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले क्या, सड़कों का निर्माण किया गया, फिर नालों का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद आवासों का निर्माण हुआ करता था, ठीक है। और इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता भी प्रसिद्ध है, क्योंकि साफ सफाई का भी काफ़ी हद तक ध्यान रखते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, चित्रात्मक लिपि है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जो हमारी देवनागरी लिपि है, तो इसमें क्या है, वर्डों का यूज कर रहे हैं, कहीं और कोई और है, इंग्लिश में कुछ और वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकार की लिपि है, और लिपि का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का संकेत होता है। तो इसी वजह से चित्रात्मक लिपि यानी कि चित्रों के, यानी कि यहाँ पे जो लिपि मिली है उसमें ना ऐसे कुछ करके चित्र बनाए गए हैं, पान के पत्ते जैसा डिजाइन किया गया है, ठीक है, कहीं सर्कल बनाया है, कहीं कुछ बनाया गया है। तो ये चित्रात्मक लिपि थी उस टाइम पे। हालांकि इस चीज़ को काफ़ी हद तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसी वजह से इसको रहस्यमय लिपि भी बोला जाता है। लेकिन आप इतना समझ लो कि यहाँ पे चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट बात करते हैं मृदभांड कला। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों की
कला, यहाँ पे भी जो मिट्टी के बर्तन जो डिजाइन किए जाते थे काफ़ी बेहतरीन डिजाइन किए जाते थे चारों ओर से, ठीक है। और नक्काशी एक अच्छी तरीके से की जाती थी, इसके अलावा डिजाइन बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाते थे। इस वजह से यहाँ पे कला भी, मृदभांड कला भी काफ़ी प्रसिद्ध थी। बात करते हैं माप तोल प्रणाली की। माप तोल प्रणाली का मतलब क्या हो, एक तरीके से बाट सिस्टम। बाट सिस्टम मतलब क्या है कि चीज़ों को अगर हमें किसी और को देना है तो हमें तौल के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझते हो कि जहाँ पे पहले जब पैसा नहीं चलता था, जहाँ पे पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे, वहाँ पे अब क्या चेंज हो गया है, माप तौल प्रणाली आ गई है, जहाँ पे हम एक वस्तु को तौल के देते हैं और बदले में दूसरी वस्तु को तौल कर लेते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे भी चलता था, माप तौल प्रणाली। यहाँ पे देखिए हड़प्पा में 2 टाइप्स की माप तौल प्रणाली मिली है। वो एक तो बड़ी वस्तुओं को तौलने के लिए, मतलब जो ज़्यादा चीज़ होता है उस चीज़ को तौलने के लिए, और एक होता है सीमित यानी कि कम वस्तुओं को तौलने के लिए। जैसे कम वस्तु मतलब जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना। तो ये इनकी क्वांटिटी कमी होती है, तो इनको तौलने के लिए छोटे बटखरे वगैरह बनाए गए थे। इसके अलावा तराजू छोटी बनाई गई थी, आगे इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। व्यापार प्रणाली यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। इनका जो व्यापार हुआ करता था आसपास के नगरों के अलावा दूर दूर विदेशों में भी हुआ करता था, ठीक है। और वस्तुओं को मंगाया भी जाता था, जैसे ओमान जैसे देशों से मंगाया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं सड़कों का निर्माण। यहाँ पे जो सड़कें बनाई गई थी ग्रिड पद्धति के हिसाब से बनाई गई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं समाधान प्रणाली। आभूषण, बर्तन, मनके, बाट इत्यादि चीज़ें हैं इनके द्वारा। अच्छा, समाधान प्रणाली मतलब कब्रिस्तान प्रणाली। कब्रिस्तान मतलब जो शवों को दफनाते हैं, तो सब जब दफनाते थे तो आप समझते हो एक लंबी प्रथा हमारी चलती आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसका क्या करते हैं, दाह संस्कार करने के बाद हम पंडितों को दान देते हैं, यही होता है। तो इस टाइम पे क्या आस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति मरा है तो उसके जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हुआ करती थी, जैसे वो मनके हो गई, जैसे आभूषण हो गए, जैसे वस्त्र हो गए, जैसे दर्पण हो गया, वो उनके साथ ही क्या करते थे, दफना देते थे, ठीक है। और यही आस्था है कि मरने के बाद मिलता है उनको, तो यही चीज़ है। तो हालांकि कोई देखा तो है नहीं कि मरने के बाद क्या मिलता है, अदरवाइज यही चीज़ बताई जाती है। तो देखिए समाधान प्रणाली में जैसे आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, मनके हो गया, बाट इत्यादि चीज़ें मिलते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नालों का निर्माण। यहाँ पे जैसे कि नालों का निर्माण एक अच्छा टॉपिक है, इस वजह से इसको उठा के मैं इसमें रखा हूँ, ठीक है। और ये एक आपका टॉपिक भी है, इसी वजह से इसको रखा गया। तो नालों का अगर निर्माण की बात करें तो जल निकासी प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। अनूठी का मतलब होता है सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। सड़कों एवं गलियों को तकरीबन एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब वही है कि जो एक दूसरे को कितने पे काटे, 90 डिग्री पे काटे, ठीक है। आगे बात करते हैं एवं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। समकोण पे समझते ही हो। आगे पहले नालियों का निर्माण होता था, फिर अगल बगल क्या बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी। यानी कि एक तरीके से समझ लो पहले नालियाँ बना दी गई, फिर सड़कें बना दी गई, और एक साइड फिर नालियाँ बना दी गई। तो एक सड़कों के जस्ट बगल बगल में नालियाँ बन गई, फिर उसके बाद आवासों का निर्माण होता था। आगे बात करते हैं, जैसे ये देख सकते हो कि नाली एक तरीके से ये एक प्रकार का नाली है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसके अलावा पानी वगैरह जैसे सिंधु नदी बगल में ही हड़प्पा सभ्यता के, इसी वजह से उसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। तो उनके पानियों को खेतों तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रकार के नालों का भी यूज किया। नहरों, जिसको नहर ही एक तरीके से बोलते हैं। एक नाला होता है जो वेस्टेज पानी हम लेके जाते हैं, और एक नहर होता है जिसके थ्रू हम सिंचाई वगैरह करने के लिए पानी लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। आगे बात करते हैं गृह स्थापत्य कला। गृह का मतलब होता है घर, स्थापत्य कला का मतलब होता है जिस भी हिसाब से उसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आवासीय भवनों को उदाहरण मोहनजोदड़ो का निचला शहर पेश करता है। मोहनजोदड़ो जो है, मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप्स के शहर हैं। एक है जो कि जिसको दुर्ग बोलते हैं, और जो दूसरा है उसको निचला शहर बोलते हैं। दुर्ग है ऊंचे, उस पे बनाया गया था, काफ़ी ऊंचा था, चारों साइड से ईंटों से घेरा गया था। और जो निचला शहर है वो क्या है, जहाँ पे अन्य लोग रहते, इनको भी घेरा गया था, ठीक है। तो गृह स्थापत्य कला की जो हमें पेश होता है ये सारी चीज़, तो ये कहाँ से हमें मिलता है, मोहनजोदड़ो के निचले शहर से मिलता है। घर के बीच में एक आंगन होता था जिनके चारों ओर कमरे बना करते थे। ये पहले के टाइप के आप घर देखते होगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप देखते हो जो पहले के जो घर बना करते थे, बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था और इसके साइड साइड में क्या बनता था, रूम बना करता था, ठीक है, और एक गेट बना दिया जाता था। तो यही चीज़ है, ये पहले के टाइम के एक अच्छा सा डिजाइन था, बीच में आंगन और चारों साइड से रूम।
तो ये लिखा है कि घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे, भूमि तल पर निर्मित दीवारों से खिड़कियां नहीं होती थी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भूमि तल पे जो घर बने होते थे इस पे खिड़कियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई उसमें से झांके या फिर कोई और चीज़ करे तो अच्छा नहीं है, इस वजह से खिड़कियां नहीं रखते थे। ठीक है, और एक तरीके से ये आपका गूगल से फोटो लिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीज़, ये जो एक तरीके से बना के आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि किस हिसाब से वहाँ पे रह रहे होंगे लोग। तो ये आप ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे भी ईंटें बहुत सारी थी, तो जाहिर सी बात है ईंटों का ही घर बना करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। प्रत्येक जो घर होते थे ईंटों के फर्श से बना, यानी कि जो इसका फर्श होता था ईंटों का बना होता था, और उनका एक अपना स्नान घर होता था, नहाने का जगह होता था, जिनकी नालियां दीवारों के द्वारा सड़कों की नालियों से जुड़ी रहती थी। वो जस्ट बगल में होते था, और क्या होता था कि उनका जो वेस्टेज पानी होता था वो नाले के थ्रू बाहर निकल जाता था। ऊपर के छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ का भी अवशेष मिला है। एक फ्लोर तक जाने का अवशेष मिला है, जैसे एक सपोज बेसमेंट हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे होगा, और उसके ऊपर एक फ्लोर का हो सकता है कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ मिली हुई है, तो सीढ़ी के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक फ्लोर जाने के लिए, एक फ्लोर तक जाने के लिए इनके पास सीढ़ियाँ हुआ करती थी। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट सीढ़ियों का अवशेष मिला है, इसके थ्रू हम ये जान पाएंगे, ये समझते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोर तक जाने के लिए वो चीज़ था। आगे बात करते हैं। विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या मिली है लगभग 700 के आसपास मिली है। दुर्ग के बारे में बात करते हैं। दुर्ग मैंने बताया था दो टाइप्स के शहर है, एक दुर्ग और एक निचला शहर। तो ये दुर्ग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी संरचनाओं के प्रमाण हमें दुर्ग से मिलते हैं जिनका इस्तेमाल शायद विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनाओं के लिए किया जाता था। यानी कि ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि दुर्ग में जितनी भी चीज़ें थी वो खासकर विशिष्ट पूजाओं के लिए यूज की जाती थी। जैसे माल गोदाम क्या था? माल गोदाम एक तरीके से गोदाम समझ सकते हो। इसका जो फर्श होता था ये ईंटों का बना होता था, और आसपास का जो ढांचा तैयार होता था ये खासकर लकड़ियों का होता था। तो हो सकता है कि यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए होता होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी मिला है जहाँ पे नहाने की बहुत व्यवस्था थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो दुर्ग में सबसे अधिक आकर्षक एक विशाल स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब है, जैसा कि आप ये समझ सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। इसके चारों ओर छतों एवं गलियारों का छज्जा है। चारों ओर छतों का और गलियारों का छज्जा था। हालांकि इसमें तो आपको शो नहीं किया गया है, क्योंकि ये अनुमान लगा के बताया जा रहा है आपको आसपास में ऐसा चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये समय के साथ नष्ट भी तो होता जा रहा है। जब खुदाई हुई तब तो हमें समझ में आया कि ठीक है ये हड़प्पा सभ्यता है। उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नुकसान यानी ख़त्म हो चुके थे। इस वजह से ये अनुमान के थ्रू बताया जाता है आपको। ठीक है, क्योंकि इतिहास जो होता है तथ्यों पे आधारित होता है। ये कोई सटीक नहीं होता है कि जो चीज़ बोल दिया गया ये चीज़ सही है। एक अनुमान की तरह आप एक चीज़ बताओ कि जो साइंटिस्ट होते हैं ये मौसम की जानकारी देते हैं, क्या सटीक देते हैं? क्या नहीं। हो सकता है कि बारिश हो सकता है बारिश ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुरातात्विद होते हैं ये भी एज इट इज यही चीज़ बोलते हैं, क्योंकि भूतकाल तो कोई देखा नहीं है, जो बीत गया उसको तो कोई देखा नहीं है। ठीक है, हाँ वही बता सकता है जो उस टाइम का व्यक्ति जिंदा हो। तो 5000 6000 वर्ष पहले हो चुका है, तो इसको कौन जानेगा? और इस टाइम पे जो लिपि वगैरह मिली है उसको कौन पढ़ सकता है? इसी वजह से तो रहस्यमय लिपि बोलते हैं। इसी वजह से ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है, तो यह 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा था। ठीक है, यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ करता था, नालियों से जुड़ा हुआ था, और ये नालों में पानी भरने और खाली करने के काम आता था। जो आसपास की जो नालियाँ थी ये इन्हीं के लिए होती थी कि एक तो नहरों के थ्रू क्या होता था, इसमें पानी आ गई और नालों के थ्रू बाहर चली गई। इसके अलावा आसपास में कुएँ भी हुआ करते थे जहाँ से पानी आ जाता था। इसको पक्की ईंटों से बने हुए कुओं से पानी भरा जाता था। पास में एक कुआं था जिसके थ्रू इसको पानी भरा जाता था। उत्तर और दक्षिण में एक सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसा कि आप ये सीढ़ी देख सकते हैं। ये उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ऊंचे मकान और चलते हुए पानी का प्रबंध देखकर ऐसा लगता था ये तैरने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसमें पानी टिकता नहीं था। अच्छा, यूज हो गया, यूज होने के बाद इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ का जो वेस्टेज पानी होता था नालों के थ्रू बाहर चला जाता था और कुओं के थ्रू पानी भर दिया जाता था। इस तरीके से इसको देख के ऐसा लगता है
कि यहाँ पे तैरने वगैरह भी सब करने आते थे, ठीक है, तैरने आते थे। यहाँ पर 8 स्नानागार मिले हैं। इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये विशिष्ट अनुष्ठानों में क्या होता है, प्रयोग होता है। यहाँ पे पूजा पाठ जब होता है या विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान होता है उस टाइम पे ये चीज़ प्रयोग किए जाते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विभिन्नता का सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। कैसे अवलोकन किया जाता है? अवलोकन का मतलब होता है जांच पड़ताल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि 2 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता है। अब सामाजिक विभिन्नता का मतलब क्या है कि समाज में अमीर और गरीब इस टाइप के व्यक्ति हैं क्या? आज के टाइम पे आप देखोगे अमीर भी मिलेगा, गरीब भी मिलेगा, हर टाइप्स के व्यक्ति मिलेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा? अरे जिसके घर में अच्छी वस्तुएं हों या जिसके घर में बेकार वस्तुएं हों या फिर कम क्वांटिटी वाली वस्तुएं हों, कम क्वालिटी वाली वस्तुएं हों, इसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है। ऐसे उस टाइम पे कैसे पता लगा सकते हैं कि एक तो समाधान का मतलब होता है कब्रिस्तान। जब उनको दफनाया जाता था तो मैंने बताया उनके साथ कई सारी वस्तुओं का भी रखा जाता था। अगर वो अमीर होते तो उनके साथ जो वस्तुएं दफनाई गई वो कीमती होती, अगर वो गरीब होते तो उनके साथ जो वस्तुएं दफनाई गई वो कीमती नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा समाज के बारे में तो जानना है हमें, ये तो नहीं समझना है कि ये फैमिली अमीर है ये फैमिली गरीब है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे जो वस्तुएं थे, वस्तुओं में भी 2 क्वालिटी मिली है, एक अच्छी वस्तुएं मिली है, एक थोड़ी सी कम क्वालिटी वाली वस्तुएं मिली है। इनके थ्रू हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के व्यक्ति हुआ करते होंगे, एक अमीर और एक गरीब। और मीडियम क्लास का तो होता ही होता है, आप हर जगह जानते हो, अमीर गरीब के बीच में मीडियम तो होता ही है, ना ज़्यादा अमीर होता ना ज़्यादा गरीब होता है। तो समाधान की बात कर लेते हैं। तो कभी कभी समाधान गर्त बनावट एक दूसरे से अलग होते थे, एक दूसरे से अलग, अमीर अच्छा बनाएगा गरीब वैसे कम बनाएगा। कब्रों में मृदभांड एवं आभूषण मिलते थे जिनके थ्रू हम ये पता लगाते थे कौन अमीर है कौन गरीब है। कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी मिले हैं जिससे सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगता है। तांबे के दर्पण मिले हैं, दर्पण का मतलब होता है फेस देखने वाला। तो इससे हमें ये आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो कब्र है ये अमीरों का होगा, ये जो कब्र है वो गरीबों का होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है। अगर समाज एक ही साइड का होता, एक ही तरीके का होता, तो जाहिर सी बात है जितने भी कब्र होते हैं वहाँ पे एक ही तरीके के कब्र मिलते हैं। आगे बात करते हैं विलासता की वस्तुएं। देखिए विलासता की वस्तुएं वो वस्तुएं होती है, एक तो उपयोगी होती हैं और एक महंगी भी होती है। तो यहाँ पे देखिए पुरातात्विक विशेष तौर पर उपयोगी एवं विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने का ये दूसरा एक टाइप से विधि है जिसके थ्रू हम सामाजिक विभिन्नताओं को पता लगा पाएंगे। रोजमर्रा के उपयोगी वस्तुएं जैसे चकिया, मृदभांड, सुइयाँ, झावा इत्यादि चीज़ों से हमें पता लगता है। उस टाइम के लैंग्वेजेस है, बहुत सारी चीज़ है, इनके थ्रू पता लगता है। दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुओं से भी हमें पता लगता है कि समाज 2 टाइप्स में था, जिनके पास सोना, चांदी, फ्यांस इत्यादि हुआ करता था। ठीक है, ये बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं फ्यांस वगैरह। तो इसके थ्रू जिनके मतलब जहाँ पे भी मिला है इससे पता लगा पाते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति था ये अमीर था, ये व्यक्ति था जो गरीब था। तो इनके थ्रू हमें पता लगा पाएंगे कि जो समाज है वो 2 टाइप्स में था, 3 टाइप्स में था या कितने टाइप्स में था वहाँ की वस्तुओं को देख के। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान। वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था उनका हम पहचान कैसे कर पाएंगे? तो उनका पहचान करने का बेसिकली एक ही जरिया है, जहाँ पे आप समझते हो फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में वस्तुओं को निर्मित किया जाता है। नियमित जो फिनिश जो गुड्स होते हैं उनको ही हम आगे भेजते हैं वस्तुओं को मतलब उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूम करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्टेज होती है, जो ख़राब होती हैं, जो वहीं पे होती हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे उत्पादन होता होगा वहाँ पे कई ऐसी वस्तुएं होंगी जो छोटी होंगी या जिनका उपयोग नहीं होता, वो तो वहीं पे पड़ी रहेंगी, उसको तो कोई लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो दबी पड़ी हैं। तो इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे इतनी सारी वस्तुएं मिली हैं, छोटी छोटी वस्तुएं मिली हैं, तो हो सकता है कि ये जो स्थान होगा ये प्रोडक्शन का स्थान होगा। ठीक है, उत्पादन का स्थान होगा। तो इसी के थ्रू पता लगता है। तो देखिए क्या लिखा है कि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख पत्थर को काटा जाता था, जो इन छोटे छोटे टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन की जगह पर फेंक दिए जाते थे। मैंने बोला ना वेस्टेज चीज़ को वहीं फेंक दिया जाता है। आगे यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प काम के सबसे बेहतर संकेतों में से एक है, क्योंकि उनमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है आगे, जिससे हमें उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। तो मैंने बताया कि फैक्ट्री में कई सारी वस्तुओं को बनाते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको वहीं पे फेंक देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इस सभ्यता का अंत हुआ होगा तो ये वस्तुएं छोटी छोटी वस्तुएं यहीं पे मिली होंगी और जिसके थ्रू
पुरातात्विक ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। माल संबंधी नीतियाँ, यहाँ पे नीतियाँ क्या बनाई गई थी, यानी कि जो व्यापार होता था किस टाइप से होता था, इसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे देखिए कई प्रकार के कच्चे माल बाहर के इलाकों से मंगवाए जाते थे। कई प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता लगता है कि जो विदेश में भी व्यापार हुआ करता था। तांबा अरब देश ओमान से लाया जाता था। ओमानी तांबे का अंश हड़प्पा की पुरातात्विदों में मिलता है। ओमानी जो तांबा है उनका जो अंश है हड़प्पा में भी मिलता है। इसके थ्रू हम ये पता लगा पाते हैं कि हड़प्पा का जो व्यापार था ये ओमान से भी था। एक पात्र हड़प्पाई वर्तमान जिसके ऊपर काली परत चढ़ी हुई है जो कि ओमान से मिला हुआ है, जैसा कि ये देख सकते हो। ठीक है, ये वर्तमान है तो इस पे काली परत चढ़ी हुई है जो कि ओमान का संकेत करता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, मेसोपोटामिया से भी वस्तुएं मंगाई जाती हैं। इस प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये दो वस्तुएं हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुहरे और लिपि। मुहरे और लिपि के बारे में बात करते हैं, मुहरे, लिपि तथा बाट। तो यहाँ पे देखिए लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने के लिए मुहरों का और मुद्रांकों का यूज हुआ करता था। यहाँ पे समझिए जो मुहरे हैं एक तरीके से स्टैंप का काम करते हैं। आप देखते हो कभी भी कोई भी आप सामान मंगाते होगे तो वो ना सील पैक होता है, और अगर उस सामान से कोई भी छेड़खानी करता है तो आपको पता लग जाता है क्योंकि वो सील पैक रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते होंगे तो वो जिस भी टाइप्स के पन्नी का यूज़ करते हैं, अगर उसको खोल के कोई देखना भी चाहे तो दोबारा जुड़े नहीं पाएगा। यही बात है। तो इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वहाँ उस टाइम पे जो मुहरे थी, जो स्टैम्प थे, वो इस काम आते थे कि ये पता लगा सके कि जो वस्तु हम भेज रहे हैं दूसरे के पास वो एज इट इज पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो इस चीज़ को देखते हैं। लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने हेतु मुद्रों और मुद्रांकों का यूज होता था। आगे, मुहरों का प्रयोग किसी वस्तु को जब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता था तब सील के रूप में किया जाता था, जिससे ये पता लगता था, जिससे अगर कोई व्यक्ति रास्ते में छेड़खानी करता है तो पता लग जाता है। कैसे? सपोज वो कोई वस्तु भिजवा रहा है जो कि बोरी में भिजवा रहा है, अब साइड से रस्सी बांध दिया, कट्टे में क्या रस्सी बांध दिया ऊपर से। अच्छा, रस्सी बांधने के बाद इस पर क्या करते थे, एक लिक्विड का प्रयोग करते थे, साइड में क्या है कि एक लेप का प्रयोग करते थे, और प्रयोग करने के बाद इस पर स्टैंप लगा दिया जाता था। स्टैंप लगाने के बाद अगर उसको कोई खोलेगा तो जाहिर सी बात है उसको पूरा निकालेगा, और जो स्टैंप लगा है उसका जो वो रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस अगर कोई छेड़खानी करता है तो इससे हमें पता लग सकता है। तो उस टाइम की देखिए लिखा है ना, नाव के चित्र वाली मुहर, तो ये है, इसको भी मुहर बोलते थे। और ये जो मुहर है ये फारस की खाड़ी, देखो लिखा है कि बहरीन में मिली हुई गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र भी मिले हैं। तो ये इस पर हड़प्पा का चित्र बना हुआ है, तो ये भी एक टाइप का मुहर है। नेक्स्ट बात करता है हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि थी वो रहस्यमयी लिपि कैसे थी। तो यानी कि एक रहस्यमयी लिपि, तो मैंने बताया कि लिपि वो लिपि जिसको पढ़ी नहीं जा सकती है उसी को रहस्यमयी लिपि बोलते हैं, क्योंकि क्या लिखा है हमें क्या पता है। तो ये लिखा है कि एक रहस्यमयी लिपि, रहस्यमयी लिपि वो लिपि थी जिसे आज तक पढ़ी नहीं गई है। आमतौर पर हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो शायद मालिक के नाम एवं पदवी को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए इस पर भी जो मुहर हुआ करते थे, इस पर भी कई सारी चीज़ लिखी जाती थी। तो हो सकता है कि ये राजा को ही बताते होंगे या उनके पदवी को बताते होंगे, तो ये कंफर्म नहीं है क्योंकि वो रहस्यमयी लिपि है, क्योंकि हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। आगे, विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन निर्मित चित्र अनपढ़ लोगों को संकेतित करती है। खासकर चित्रों का यूज क्यों किया जाता है, चित्रों का यूज इस वजह से किया जाता है क्योंकि चित्रों के थ्रू हमें पता लगे। जैसे आप देखते होंगे स्कूल है, स्कूल में कई सारे चित्र बनाए गए होंगे और नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया हो, ठीक है, तो भी आप समझ जाओगे कि ये चित्र किस ओर संकेत करता है। ठीक है, खासकर ऐसा चीज़ आप रेड लाइट पे देखते हो, एरो बना दिया जाता है तो सीधा जाओ, टर्न बना दिया जाता है तो आप इस साइड मुड़ो, इस साइड बनाया है तो इस साइड मुड़ो, तो ये सिंबल्स ही तो हैं, इसे चित्र ही तो बोलते हैं। तो यही चीज़ है। तो एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये सूचना पट के अक्षर हैं और इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि है उसकी विशेषता क्या थी, पहला चित्रात्मक लिपि थी, दूसरा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर का मतलब क्या है कि
इस साइड से लेकर इस साइड लिखी जाती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इधर से इधर लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की ओर, और उस टाइम पे दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। आगे चिन्हों की संख्या जो मिली है 375 से लेकर 400 के पास मिली है। तो आप ये समझ सकते हो जितनी ज़्यादा चिन्हों की संख्या मिलती है उतने ही लोग क्या हैं, कम पढ़े लिखे हैं। इस चीज़ को याद रखिए, जितनी ही ज़्यादा चिन्हों की संख्या मिलती है उतने ही लोग जो हैं वहाँ के कम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, अगर इंग्लिश में बात करें तो 26 वर्डों का यूज़ करते हैं हम, है ना। टोटल 26 ही होते हैं ना, और इनके थ्रू ही हमें पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाहता है। हम अपनी बातों को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे 375 वर्डों को समझना लिखना मुश्किल टास्क था। और इसी वजह से इस टाइम को वहाँ पे ज़्यादा, आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उस टाइम पे जो लोग थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और ये इन चीज़ों से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लॉजिक की चीज़ें हैं। हम 26 वर्ड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमें पता लग पाते हैं कि अब सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ 26 वर्डों का यूज़ करके। लेकिन उस टाइम पे 375 वर्डों थे, 375 वर्डों को याद कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हमें पता, उलझाऊ सा है उस टाइम का जो लिपि है, ठीक है। अच्छा, यह आज तक पढ़ी नहीं गई है क्योंकि यही सब कारण है जिसकी वजह से इसको पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाट सिस्टम, बाट मापतोल प्रणाली। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई रखा हूँ, बहुत इजी आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाटों का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। यह बाट आमतौर पर चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये किसी प्रकार के निशान से रहित घनाकार होते थे। आगे छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों एवं मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, और धातु बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बताया। एक वो तराजू मिला है जिसके थ्रू बड़ी बड़ी वस्तुओं को तौला जाता था, और एक वो तराजू मिला है जिसके थ्रू हम छोटी छोटी वस्तुओं को भी तौल सकते हैं, जो कि धातु की बनी होती थी, ठीक है। ये चीज़ है। प्राचीन सत्ता, यानी कि अब ये बात करते हैं क्या वहाँ पे राजा थे, तो ये भी साक्ष्यों के थ्रू मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे एक मूर्ति मिली है जिसको बोलते हैं पुरोहित राजा की मूर्ति। अब कई सारे पुरातात्विद ऐसे हैं जो बोलते हैं वहाँ पे कई सारे राजा थे, कई सारे ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे शायद हो सकता है कि एक ही राजा हो। तो ये सिर्फ सबूतों के आधार पे बोला जा रहा है, और हिस्ट्री कभी भी सटीक नहीं होता है, ये सिर्फ तथ्यों पे आधारित होता है। तो देखिए लिखा है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक प्रसाद मिला है जिसको एक विशाल भवन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आगे, लेकिन इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर विशाल भवन होगा तो इसमें जो वस्तुएं होंगी वो अच्छी वस्तुएं होंगी, कीमती वस्तुएं होंगी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन एक महल टाइप में मिला तो है, लेकिन उसको महल भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं भी तो मिलनी चाहिए। ये चीज़ है। आगे, एक पत्थर के रूप में एक राजा की मूर्ति मिली है, यानी कि जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, और ये नाम आज भी प्रचलित है। आप देखते हो पंडितों को सब पुरोहित बोल देते हैं, तो यही चीज़ है। आगे, कई पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे और सभी स्थिति समान थी। किसी का ये मानना था कि वहाँ पे जो शासक थे ही नहीं और सारे व्यक्ति समान थे, लेकिन कुछ ये मानते थे कि वहाँ पे शासक एक नहीं बल्कि अनेक थे। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जैसे हड़प्पा हो गया, और भी कई जो भी उसके दूर दराज के जो इलाके थे वहाँ पे भी शासक हो गए। तो ये सारा चीज़ तात्विक पूरा कंफ्यूज है, और तथ्यों के आधार पे ही बता रहे हैं कि वहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि वहाँ पे राजा बहुत सारे हो सकता है कि वहाँ पे राजा ना हो, क्योंकि सबूतों के आधार पे चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे तो लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो अंत के साक्ष्य कुछ मिले हैं जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि इसका अंत हुआ है। आप अगर देखे होंगे मोहनजोदड़ो का फिल्म, तो उसमें लास्ट में बाढ़ आ जाता है, तो वो भी एक रियल फैक्ट है कि हो सकता है कि यहाँ की सभ्यता का नष्ट होने का एक कारण है बाढ़ भी आ जाना। तो यहाँ पे देखिए, प्रमाणों के मुताबिक 1800 ईसा पूर्व तक अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थानों को त्याग दिया गया था। अच्छा, इसके साथ गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नई बस्तियां बनी थी। तो आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों घटनाओं के क्या रिलेशन है। हड़प्पा सभ्यता को सब छोड़कर कहाँ आ गए, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आ गए, यानी उसको त्याग कर इसमें आ गए थे।
ये भी एक रियल फैक्ट हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ घटना होने के कारण क्या थे? पहला, जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि वहाँ की जो जलवायु थी वो बदल चुकी थी, जिसकी वजह से फसल नहीं हो पा रहा था और लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से हड़प्पा को छोड़कर वो चले गए होंगे, पलायन कर गए होंगे। जंगलों की कटाई, जंगल की ज़्यादा कटाई कर दी है, जिसके थ्रू जो जंगल के जानवर थे वो गांव की बस्तियों पर अटैक कर दिए होंगे, जिसके थ्रू उनको छोड़ के भागना पड़ गया होगा। ये भी एक फैक्ट हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आगे, बहुत अधिक बाढ़, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो नदियों के थ्रू और बारिशों के थ्रू, जिसके थ्रू वहाँ के लोगों को छोड़ के जाना पड़ गया हो। नदियों का सूख जाना, हो सकता है कि वहाँ की जो नदियाँ थी आसपास की वो सूख गई थी, जिसकी वजह से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, या फिर मार्ग बदल लेना, जैसे देखते हो कि पहले के टाइम पे लोग घड़ा लेके जाते थे, पानी भरते थे, लेके आते थे। अब नदियाँ ही सूख जाए तो पानी कहाँ से भरेंगे? तो ये चीज़ है। आगे, भूमि का बहुत अधिक उपयोग, हो सकता है कि भूमि का ज़्यादा उपयोग कर लिए हो। कैसे? ईंटें बनाने के लिए, क्योंकि हड़प्पा में ईंट बहुत ज़्यादा ही मिली है, इसी वजह से चैप्टर का नाम ईंट मन के अस्थियाँ ही रखी गई है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो ईंट है, ईंट बनाने के लिए भूमि का ज़्यादा यूज कर लिए होंगे, और जिसके थ्रू वहाँ पे फसल नहीं हो पा रही होगी, और जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, उसको छोड़ के वो चले गए होंगे। तो इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो ठीक है, यानी कि कुछ वस्तुओं के लिए तो ये तो ठीक है कि भाई ऐसा स्थिति पैदा हो गई होगी, लेकिन पूर्ण सभ्यता का पतन हो गया, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें एक अनुमान के थ्रू बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ के बस्तियों का खाली होने का कारण ये भी हो सकता है, और जिसके थ्रू हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। अच्छा, एक चीज़, ये तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे मैंने सबके सब पढ़ा दिए हैं। एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, तीसरा पार्ट, जिसमें और भी जो चीज़ है वो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, चाहता तो मैं इसको सिर्फ टॉपिक लिख के समझा सकता था, टॉपिक लिख के, और शायद हो सकता था कि मैं 20 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वीडियो बना देता, लेकिन आपको अच्छे ढंग से पढ़ाना है, चीज़ों को लिखी हुई चीज़ों के द्वारा पढ़ाना है, इस वजह से इसके थ्रू बनाया जा रहा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर जब मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूँ उस टाइम पे हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर मैं चैप्टर ओवर कर दूं, क्योंकि टॉपिक ही समझाना होगा मुझे। तो इसी वजह से अच्छे से समझाने के लिए ये वीडियो लेंथी तो बन रही है, लेकिन आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, बताऊँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंडों में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।